everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of unit and measurements which is principle of homogeneity. तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके क्या यूजेस है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बेसिकली ये प्रिंसिपल बताता क्या है? It states only quantity of same dimension which can be added, subtracted and equated. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो सेम डायमेंशनल की क्वांटिटीज है उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। देखिए जैसे x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, यानी कि अगर y और z को ऐड करने पर अगर इसकी डायमेंशन x इक्वल है तो हम लोग इसको x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर डायमेंशन ही देखें तो अगर इनकी डायमेंशन जो है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। चलिए यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के क्या यूज होते हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज होता है किसी भी गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने कि ये इक्वेशन जो गिवन है ये करेक्ट है या नहीं, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की हेल्प से पता कर सकते हैं। और बेसिकली ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम को, किसी यूनिट के सिस्टम को एक से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। टू डिराइव द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखिए दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके बीच में रिलेशन को शो करवाने के लिए हम उसमें इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के क्या क्या लिमिटेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मेथड, कि इस मेथड से डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मेथड, दे कैन बी फाउंड आइदर बाय एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग इससे डिटरमाइन कर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट या थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू डिराइव ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि इस मेथड से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या डिराइव नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, दिस मेथड विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फिजिकल इक्वेशन, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का केस जिसमें 3 या 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूडेड हो, तो ऐसी में हम लोगों को इस मेथड से डिफिकल्टीज होगी फिजिकल इक्वेशन को ऑब्टेन करने में। यानी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी कंटेन है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, तो हम उसकी जो फिजिकल इक्वेशन है उसको ऑब्टेन करने में डिफिकल्टीज का फेस करेंगे। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ आइदर साइड ऑफ इक्वेशन कंटेन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन नॉट यूज द मेथड टू ऑब्टेन फिजिकल इक्वेशन। यानी कि अगर एक ही साइड में फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों गिवन है तो उसके फिजिकल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते इस मेथड के द्वारा। तो इस तरीके से हमने फिजिकल जो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है इसके यूजेस भी हम लोगों ने देख लिया और इसकी लिमिटेशंस भी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के। डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशंस है उस पर भी एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, इसका जो सबसे पहला यूज है वो होता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ऐसे में फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, जैसे किसी भी वॉट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, की यूनिट्स का कोई भी सिस्टम हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हमेशा सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं g माइनस n1u1 इक्वल्स टू n2u2, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी q बी ma lb tc, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो n1
m1a l1b t1c इक्वल्स टू n2 m2a l2b t2c। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, u1 और u2 को हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला ma tc की फॉर्म में अगर हम लोग लिखे तो n1 u1 की जगह पे लिख लिया m1a l1b t1c, और u2 की जगह पे लिख लिया m2a l2b t2c। तो इसको सोल्व करने पे n2 की वैल्यू आ गई, वो आ गई n1 m1 अपॉन m2a l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इसी तरीके से कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अगर हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जूल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से हम लोगों को एनर्जी बताई गई, तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं m1 l2 t-2 से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ma lb tc से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई -2। अगर इसके SI और CGS यूनिट में देखें तो m1 1 किलोग्राम जिसको 1000 ग्राम हम लोगों ने लिखा, l1 1 मीटर जिसको 100 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे, और n1 1 जूल जिसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो m2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा 1 ग्राम, l2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, SI और CGS में हम लोग बता रहे हैं, और T2 जो हो जाएगा 1 सेकेंड, और n2 के अर्ग में हम लोगों को देखना है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो एनर्जी की डायमेंशन है इसको ma lb tc से हम लोगों ने कंपेयर करवाया, तो हमारे पास a b c की वैल्यू हो गई। SI में अगर SI यूनिट के बिहाफ पे देखें तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हो गई, अगर इसको CG में लिखेंगे तो 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम लिखेंगे। SI में L1 को हमने 1 मीटर लिखा तो L2 को 1 सेंटीमीटर। अगर SI में N1 को 1 जूल लिख रहे हैं तो N2 को अर्ग में लिखना है, और इसकी वैल्यू हम लोगों को देखनी है। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन 1 की पावर 1। देखिए हम लोगों ने क्या किया, m1 अपॉन m2 किया, ठीक है। m1 ऐसा यूनिट था 1000, m2 क्या है 1 ग्राम, और a की वैल्यू 1। इसी तरीके से 100 अपॉन 1 की पावर 1 और 1 अपॉन 1 की पावर 1। बेसिकली हम लोगों ने m1 m2 l1 l2 और t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर रखी, और a b c की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी, जो फाइंड आउट की थी कंपेरिजन पे वो वैल्यू हम लोगों ने दी। तो इसको सोल्व करने पर n2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 10 टू पावर 7 की। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 जूल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 टू पावर 7 अर्ग। तो इस तरीके से हम लोगों ने जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस अगर हम लोगों को चेक करनी है तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज कर सकते हैं। सी कैसे, अगर मुझे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो कि न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है तो हम लोग इसको डायमेंशन एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि s यहाँ पर दिखाता है डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ को, तो और ut यहाँ पर दिखाता है u स्पीड या वेलोसिटी को, t टाइम को। तो s की डायमेंशन l, स्पीड की डायमेंशन l t इनवर्स और टाइम की t, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो u की डायमेंशन ut की डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी, l। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर t इनवर्स और t ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ l। और हाफ at स्क्वायर देखे तो a क्या होगा, a होता है यहाँ पर a इक्वल्स टू v अपॉन t, और v की डायमेंशन m0 l1 t इनवर्स अपॉन t, तो a क्या आ जाएगा l t माइनस 2, और t स्क्वायर t2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि at स्क्वायर की डायमेंशन भी कितनी आई, l। तो देखिए s ut और at स्क्वायर तीनों की डायमेंशन l आई। As all the terms on both sides of the equation have the same dimension, the given equation is dimensionally correct. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि all the terms on both sides of the equation have the same dimension, कि दोनों साइड जितनी भी टर्म्स है वो सेम डायमेंशन की होगी, यानी s की जो डायमेंशन है ut के और हाफ at स्क्वायर के इक्वल होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। एक और इसका जो प्रिंसिपल है, टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर हम लोगों को रिलेशन डिराइव करना है तो भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं। सी, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ द बॉब, लेंथ l ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट ए
प्लेस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। देखिए कि पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन है, किसी सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन है वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो हमें इसके टाइम पीरियड के लिए हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है मेथड ऑफ डायमेंशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें बोला गया है कि टी जो है वो प्रोपोर्शनली होता है एम, मास जिसकी डायमेंशन को हम लोगों ने ए ले लिया, लेंथ एल जिसकी डायमेंशन को हम लोगों ने बी ले लिया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सी जिसकी डायमेंशन को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जिसकी डायमेंशन को हम लोगों ने सी ले लिया। तो हम लोगों ने लिख लिया टी प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी जी सी। तो यहाँ पर के जो है ये है डायमेंशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे टी इक्वल्स टू के एम ए एल बी जी सी, इसको इक्वेशन 1 दे दी। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज इन इक्वेशन, कि हम लोग एम, ये जो अलग अलग क्वांटिटीज है इनकी डायमेंशन हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगा, देखो सबसे पहले टाइम की डायमेंशन T1। अगर हम लोग बात करें एम की डायमेंशन सिर्फ एम होती है, मास की डायमेंशन एम होती है एम ए। अगर मैं एल की डायमेंशन देखूं तो एल की डायमेंशन होती है बी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2 की पावर सी। अगर इन दोनों साइड को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि m0 L0 T1 की वैल्यू आ गई एम ए एल बी प्लस सी, क्योंकि ये वाला b देखिए एल जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है, और बेस अगर इक्वल हो तो जो पावर्स वो आपस में सम हो जाएगी, तो एल की जो डायमेंशन आ जाएगी वो b प्लस सी आ जाएगी और t की डायमेंशन आ जाएगी माइनस 2c। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 0, b प्लस सी की वैल्यू 0 और माइनस 2c की वैल्यू 0, यानी c की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1/2, और अगर c की वैल्यू माइनस 1/2 अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और ये सारी वैल्यूज हम लोग t इक्वल्स टू के m0 एम ए एल बी टी सी में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी t इक्वल्स टू के एम ए की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1/2, एल बी की वैल्यू 1/2, जी सी की वैल्यू माइनस 1/2। तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो आएगा ऑस्किलेशन का वो आएगा t इक्वल्स टू के रूट एल अपॉन जी। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जो कि ऑस्किलेशन टाइम पीरियड हो गया एक सिंपल पेंडुलम का। तो इस तरीके से हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के जो यूजेस हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं और उनके एप्लीकेशंस है वो देख लिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी हम लोगों ने समझ लिया और उनके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफंडे।